अपने डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी खाते हैं, चाहे हम लोग नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, या कोई फ्रूट्स खाते हैं, या कोई फास्ट फूड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वहाँ से हमको या तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, या तो प्रोटीन मिल जाता है, या तो फैट मिल जाता है, या फिर विटामिन, या फिर मिनरल्स। तो इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ पोषक तत्व तो ऐसे हैं जिसे हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हमारे बॉडी के पास उतना औकात नहीं है कि उसे एज इट इज एब्जॉर्ब कर ले। जैसे विटामिन और मिनरल्स हो गए, अगर आप ये लेते हो किसी भी स्रोत से, तो हमारे बॉडी को इसे डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे बॉडी में, यानी कि सीधा अवशोषित हो जाएगा ये। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च हो गया, आप कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ इतने सिंपल होते हैं कि हमारे बॉडी द्वारा उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जैसे कि फ्रक्टोज हो गया, ये सब। लेकिन जैसे कि स्टार्च हो गया, या फिर ये तो पॉलीसेकेराइड है, या फिर कोई डाइसेकेराइड भी हो, तो उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन हो गए, प्रोटीन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं अमीनो एसिड के, तो इसे भी पहले तोड़ना पड़ेगा और तब जा करके एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद फैट्स हो गए, इसे भी डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये तीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, मेनली हम इसी तीन के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ये तीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे डाइजेस्ट करने की आवश्यकता होती है, और ये सब हम डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसका पाचन करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों का जो पूरा डाइजेशन प्रोसेस है, इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो इंजेशन होता है कि हम लोग खाने को मुंह में लेते हैं। उसके बाद डाइजेशन होता है, जो भी खाना पचाने लायक होता है उसको पचाते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, खाने के पचने के बाद हम उसे अवशोषित करते हैं, हमारे ब्लड में वो चला जाता है। फिर ब्लड से सेल में चला जाता है, जिसका जो यूज होता है सेल, उससे वो काम निकालता है। इजेशन, जो भी खाना अनपचा रह गया जिसे हमारा बॉडी अवशोषित नहीं कर पाया, उसे हम लोग एनस के थ्रू पंप आउट कर देते हैं बाहर की ओर। तो ये जो स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है, जिस भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने सुना होगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसी तरह से एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड में ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम मानव के अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर, साथ में अमीबा के अंदर यही न्यूट्रिशन होता है, यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ह्यूमंस और अमीबा, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो इस चैप्टर में जो हमारा फाइनल टारगेट होगा ये यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट को, जो भी पॉलीसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उस सबको ग्लूकोज में तोड़ा जाए ताकि हमारा बॉडी उसे अच्छे से अवशोषित कर पाए। सारे प्रोटीन्स को हम लोग अमीनो एसिड में तोड़ेंगे, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाएगा। अब ये सब ऐसे नहीं टूटता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उसकी सहायता से इसे तोड़ा जाता है। डाइजेशन में होता क्या है कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये मोनोमर्स को हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसे पंप आउट कर दिया जाएगा एनस के थ्रू। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पाचन। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जटिल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, कार्बनिक होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होते हैं, उसे छोटे छोटे अणु में तोड़ा जाता है, क्योंकि इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे तो हमारा बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये ऐसे नहीं टूटेगा, इसे तोड़ने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है, जिसके लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो इन एंजाइम्स को बनाते हैं। हम लोग बाहर से इंजेक्ट नहीं करते, हमारे बॉडी के अंदर ये एंजाइम्स बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये डाइजेशन है। डेफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? मनुष्य के पाचन तंत्र का मेनली 2 भाग है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, ये 2 पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ह्यूमन के अंदर। तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा, यहाँ सी कर दो, बोथ ए एंड सी, डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का भी कुछ अपना भाग है, 5 भाग है इसका, तो हम लोग आगे देखेंगे इसे। यहाँ आपको फिलहाल ये याद रखना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी है? मनुष्य में आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर है। अच्छे से ध्यान में रखो, लगभग 9 मीटर है। मनुष्य में आहार नाल डैश से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है। आहार नाल जो अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी लंबाई 9 मीटर होती है, तो ये हमारे मुंह से, यानी कि माउथ से शुरू होती है और एनस में जाकर के समाप्त हो जाती है।
तो ए इसका राइट आंसर होगा। माउथ की जगह हो सके आपको बकल कैविटी भी मिल सकता है, मुख गुहा मिल सकता है, ओरल कैविटी मिल सकता है। तो जब हम लोग माउथ बोलते हैं तो हमारा मतलब बकल कैविटी से ही होता है। बकल कैविटी से एनस तक लेंथ है 9 मीटर एलिमेंट्री कैनाल का। मनुष्यों में आहार नाल का भाग है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब यहाँ देखो पूछा गया है कि पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो जो आहार नाल का 5 भाग है वो कौन कौन से हैं। ये पार्ट्स आपको ध्यान में रखना है एलिमेंट्री कैनाल का, और इसी ऑर्डर में आप ध्यान में रखो। बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा, इसोफेगस यानी कि ग्रास नली, स्टमक यानी कि अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 है और 2 आपको इसमें ध्यान में रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। जब हम इस सारे लेंथ को, इन सभी इंडिविजुअल लेंथ्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये लगभग 9 मीटर आता है। और इस 9 मीटर में 6 मीटर तो हमारा सिर्फ छोटी आंत की लंबाई है। तो अगर पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन है, सबसे लंबा भाग कौन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। और लेंथ भी आपको ध्यान में रखना है, ये अप्रॉक्सीमेट 6 मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है। मुख गुहा, जब आप मुंह खोलते हो तो आपको एक गुफा के जैसा दिखता है, वही उसी को बोलते हैं हम लोग मुख गुहा। तो आपको क्या क्या दिखता है उसके अंदर, टंग होता है, टूथ होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो आपको दिखता नहीं है बट ये हमारे टंग के ऊपर होता है, जीभ में होता है। एपिग्लोटिस ये नहीं होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। गस्टेटरी रिसेप्टर्स के बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये टेस्ट, ठीक है, टेस्ट को सेंस करता है। जो हम लोग खट्टा मीठा ये सब सेंस कर पाते हैं, तो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे जीभ में होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। हमारे जीभ में पैपली होते हैं, पैपली में टेस्ट बड्स होते हैं और उन टेस्ट बड्स में ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्वाद का पता लगाता है। एलपी के एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखना गस्टेटरी रिसेप्टर के ऊपर। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। अब हमारे जीभ से ही खट्टे का पता चलता है, मीठे का पता चलता है, नमकीन का पता चलता है। जैसे देखो, मीठा अगर स्वीट का पता चलता है हमारे जीभ के आगे वाले भाग से, वहीं कड़वा का पता चलता है पीछे वाले भाग से। और दोनों साइड से हमें सावर और सॉल्टी यानी खट्टा और नमकीन का पता चलता है। तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि मीठे स्वाद का पता चलता है, तो ये अपेक्स हो जाएगा यानी कि अग्रभाग से होते हैं। मनुष्य के दांत थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब सबसे पहले देखो कि डाइफायोडोंट इसका क्या मतलब हुआ। हमारा जो दांत है उसको कई आधार पर बांटा गया है। पूरे लाइफ साइकिल में, हमारे पूरे जीवन काल में हमारे पास 2 सेट्स दांत के निकलते हैं। एक दूध के दांत जो कि अस्थायी होते हैं और उसके बाद एक अस्थायी दांत, उसके बाद नहीं निकलता कोई दांत। क्योंकि 2 बार निकला है इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा जो दांत है ये डाइफायोडोंट है। किसके आधार पर, नंबर ऑफ सेट्स के आधार पर, पूरे लाइफ साइकिल में जितने सेट्स निकलते हैं उसके आधार पर। उसके बाद हम लोग का जो दांत है वो अलग अलग शेप के हैं। आप देखते हो ना कि जो मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, उसका अलग शेप होता है। जो कैनाइन्स होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, उन दोनों का अलग शेप होता है। तो अलग अलग शेप के होते हैं। इस हिसाब से हम लोग का दांत जो है ये हेटेरोडोंट है। ये किसके आधार पर है, शेप के आधार पर। उसके बाद थीकोडोंट ये है अटैचमेंट के आधार पर, यानी कि अटैचमेंट के आधार पर हमारे दांत को बांटा गया है। तो इनमें हमारा जो दांत है वो थीकोडोंट है। यहाँ देखो, ये मोड ऑफ अटैचमेंट के बेसिस पे बांटा गया है। तो एक्रोडोंट में क्या है, ये जो बोन है उसके ऊपर दांत बस ऐसे ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे कि चिपका हुआ है, राइट। तो ये सबसे कमजोर दांत हुआ। जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये दांत होता है, एक्रोडोंट होता है, उसके दांत बार बार टूटते हैं, बार बार आते हैं, यानी उनका जो दांत होता है वो पोलीफायोडोंट होता है। पूरे जीवन काल में कई बार दांत झड़ते हैं और निकलते हैं क्योंकि इनका दांत कमजोर होता है। उसके बाद पेलिरोडोंट, ये भी उतने मजबूत नहीं है। ये थोड़े से तो अंदर सॉकेट में धंसा हुआ है बट पूरे अच्छे से नहीं धंसा हुआ है जितना कि थीकोडोंट में है। ये हम लोगों का दांत है। अब देखो, ये बोन का सॉकेट है जिसमें हमारा दांत धंसा हुआ है, तो ये काफ़ी मजबूत है। हमारा दांत ये जल्दी झड़ता नहीं है, इसीलिए पूरे लाइफ साइकिल में 2 ही बार आता है, क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर थीकोडोंट टाइप का टीथ दिया हुआ है जो इतनी आसानी से झड़ने वाला नहीं है, निकलने वाला नहीं है इस सॉकेट से। अगर सोनू के पास दूध के दांत है तो इनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। हमारे पूरे जीवन काल में 2 सेट्स दांत के आते हैं। एक दूध के दांत जो कि अस्थायी होते हैं, यानी कि ये जो दांत है दूध के दांत ये टेम्परेरी है, और एक परमानेंट आते हैं। तो ये जो टेम्परेरी टीथ होते हैं इनकी संख्या होती है 20, ठीक है, 20 होती है, 20 से अधिक नहीं होती है। एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सही नहीं है। अब एक ऐसा व्यक्ति है जिनका उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, तो अगर 18 वर्ष से ज़्यादा है यानी उनके दूध के दांत अब झड़ चुके हैं और उनके स्थान पे परमानेंट टीथ आ चुके हैं। तो अगर परमानेंट टीथ है तो ये टेम्परेरी नहीं हुआ, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। अस्थायी दांत होते हैं, ये सही है।
हाँ, दूध के दांत संख्या में 20 होते हैं, बट एक वयस्क व्यक्ति के अंदर ये संख्या में 32 हो सकती है। तो 32 इन नंबर ये सही है। और हेटेरोडोंट तो होते ही है, चाहे मिल्क टीथ हो चाहे कोई सा भी टीथ हो। दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं। जो मैंने आपको मिल्क टीथ बताया उसकी संख्या मैंने आपको 20 बताया, जो परमानेंट टीथ आपको बताया उसकी संख्या 32 मैंने बताया आपको। तो 12 ऐसे दांत हैं जो मिल्क टीथ में नहीं है। तो ये 12 कौन से हैं जो इसमें अब्सेंट हैं? ये होते हैं प्री मोलर्स, और मोलर्स भी होते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, बट आपको यहाँ पे सी आपको आंसर करना है, क्योंकि प्री मोलर्स बिल्कुल ही नहीं होते। मोलर्स में कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, प्री मोलर्स बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो प्री मोलर्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो 4 और 5 नंबर में जो आपको दिख रहा है दांत, ये मिल्क टीथ में नहीं होता है। अब एक डेंटल फार्मूला दे रखा है, ये बताना है कि इसमें कुल इंसाइजर्स कृंतक दांतों की संख्या कितनी है। एक लिखा है I 2/2, तो आपको क्या करना है, ये 2/2 को कैंसिल आउट करके 1 नहीं करना है, आपको 2 और 2 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको डबल करना है और बराबर में लिख देना है। इस तरह से C हो गया 1/1, तो इस दोनों को भी ऐड करना है, तो 2 आया, इसको डबल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद PM I for इंसाइजर्स होता है, K for कैनाइन्स होता है, अब PM यानी कि प्री मोलर्स होता है। यहाँ 2/2 है तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इंटू में 2 ये 8 हो जाएगा। मोलर्स के बारे में लिखा हुआ है 3/3, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, और इंटू में 2 और ये 12। इस सब को जब आप ऐड करोगे तो ये 32 आएगा। हमसे पूछा है इंसाइजर्स, तो टोटल इंसाइजर्स की संख्या 8 है, तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 कितना है, 4 किसका है, ये है कैनाइन्स की संख्या, और मोलर्स ये हो गया मोलर्स, और ये हो गया प्री मोलर्स। अगर मान लो यही मिल्क टीथ का फार्मूला होता, मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला होता, तो ये आपको यहाँ पे अब्सेंट दिखता, यानी कि सिर्फ ये दिखता I 2/2, C 1/1, और यहाँ जो आप मोलर्स देख रहे हो ये भी आपको 3/3 ना दिख करके 2/2 दिखता। तो यही मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो प्री मोलर्स होते हैं मिल्क टीथ में, ये अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और मोलर्स में कुछ मोलर्स कम होते हैं। यहाँ देखो ये एक एडल्ट के केस में 3/3 होता है, और जिसके पास भी मिल्क टीथ है उसमें ये 2/2 होता है। यानी 8 ये हो गया जो कि मिल्क टीथ में अब्सेंट होता है, और 4 मोलर्स हो गए जो कि अब्सेंट होते हैं। तो इस तरह से टोटल 12 जो दांत होते हैं वो मिल्क टीथ में अब्सेंट होते हैं एक एडल्ट व्यक्ति के दांतों की संख्या की तुलना में। मनुष्यों में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं? मिल्क टीथ एक 2 सेट्स आते हैं, 2 सेट्स में एक बार मिल्क टीथ जो कि टेम्परेरी होते हैं, ये संख्या में 20 होते हैं, और उसके बाद परमानेंट टीथ जो कि संख्या में 32 होते हैं। तो 12 ऐसे दांत हैं जो पूरे जीवन काल में एक ही बार आए हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोनोफायोडोंट है? डाइफायोडोंट वो होते हैं जो पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। मोनोफायोडोंट, मोनो का मतलब 1 होता है, आपको पता भी होगा। तो मोनोफायोडोंट हम उस दांत को बोलते हैं जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं। तो हम ह्यूमंस के अंदर, हम मानवों के अंदर, मैंने आपको बताया कि मिल्क टीथ में प्री मोलर्स होते ही नहीं हैं, तो मोनोफायोडोंट हमारा प्री मोलर्स तो हो जाएगा, क्योंकि पूरे जीवन काल में ये एक ही बार निकला है। देखिए मिल्क टीथ ये संख्या में 20, और जो मिल्क टीथ यानी कि टेम्परेरी, और जो परमानेंट टीथ हैं वो संख्या में 32। तो कितना ज़्यादा हो गया? 12 ऐसे दांत हैं जो कि मोनोफायोडोंट हैं। इस 12 को आप 2 भाग में बांट सकते हो, एक 8 और एक 4 में। तो 8 हो गया हमारा प्री मोलर्स और 4 हो गया हमारा मोलर्स। बट इस मोलर को हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ, अक्ल की दांत बोलते हैं इसे हिंदी में। और ये जो अक्ल की दांत है ये 18 वर्ष से अधिक उम्र के बाद निकलती है। तो प्री मोलर्स एंड मोलर्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स में भी विजडम टीथ, तो ए और बी होगा जो मोनोफायोडोंट है। सामान्यतः अक्ल की दांत निकलती है तो ये 18 वर्ष के बाद निकलती है। निम्नलिखित में से कौन दांत का भाग है? अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक दांत पर फोकस करते हैं। जब हम किसी एक दांत को देखते हैं तो इसके 3 पार्ट्स हमें दिखते हैं। एक वो पार्ट हो गया जो हमारा जो गम है, जो हमारा मसूड़ा है, इसके ऊपर है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग क्राउन बोलते हैं, हिंदी में इसे शिखर बोलते हैं। आप किसी के दांत को देखते हो या फिर आप अपने ही दांत को देखते हो तो जो भाग आपको दिख रहा है दांत का वो क्राउन होता है, जो कि हमारे गम के ऊपर होता है। उसके बाद कुछ दांत के भाग ऐसे होते हैं जो गम में छुपे होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये गम में छुपे होते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेक। और एक होता है रूट जो हमारे
सॉकेट के अंदर है। ये जो हमारा बोनी सॉकेट है, हड्डी का जो सॉकेट है, इसके अंदर जो ये धंसा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये हो गया हमारा रूट। तो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे एक दांत के, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। इसमें से पूछे कि कौन सा पार्ट विजुअल होता है, यानी कौन सा पार्ट हमें दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा क्राउन। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्राउन। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे डैश कहा जाता है। तो हर दांत के भीतर एक गुहा होती है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये व्हाइट कलर का, यही है ये गुहा। इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स, इसमें होते हैं तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स। तो इसे हम बोलते हैं पल्प कैविटी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्प कैविटी। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ डैश का बना होता है। तो हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा ये हल्के पीले रंग का पदार्थ डेंटाइन का बना होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, यही है डेंटाइन, ठीक है। अगर आप पूरे दांत को देखो तो सबसे ज़्यादा आपको यही पार्ट दिख रहा है, ये डेंटाइन है और ये हल्के पीले रंग का होता है। हमारा दांत मैक्सिमम इसी का बना होता है। और इसके ठीक ऊपर आपको ये वाला जो लेयर दिख रहा है, इसे बोलते हैं एनामेल। तो डेंटाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाकर रखता है। हम लोग बोलते हैं कि ब्रश करना चाहिए, दांतों को चमकीला रखना चाहिए, दांत चमकता रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग दांत के जिस हिस्से के बारे में बात करते हैं वो होता है एनामेल। एनामेल को हम लोग चमकीला बनाए रखने का बात करते हैं, इसको मजबूत बनाए रखने का बात करते हैं, क्योंकि एनामेल ये हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है। ये हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है। अगर ये डैमेज हो जाएगा तो हमारा दांत धीरे धीरे सड़ने लग जाएगा। तो ये हो जाएगा एनामेल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा देख रहे हो, ये है एनामेल। इसके नीचे आपको दिखेगा डेंटाइन, ये वाला हिस्सा डेंटाइन दिखेगा, और इसके नीचे आपको पल्प कैविटी दिखेगा। यानी सबसे ऊपर आपको एनामेल दिखेगा, उसके नीचे आपको डेंटाइन दिखेगा, और उसके नीचे आपको पल्प कैविटी दिखेगा। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स हैं और न्यूरॉन्स हैं। मानव शरीर